हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचके फिजिक्स क्लासेस। बेटा जो आज हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ आया कैसे, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। फिर उसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे रेजिस्टेंस। और फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स पढ़ेंगे फिर हम इसके बाद आता है रेजिस्टिविटी और उसके फैक्टर्स। और इसके बाद जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और फाइनली हम जो आज का लेक्चर बाइंड अप करेंगे वो बाइंड अप करेंगे टॉपिक है आपका कंडक्टिविटी। ये सभी टॉपिक बहुत इजी हैं और ये जो आपके लास्ट लेक्चर्स करा रखे थे उनके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं कि भाई जैसे आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड उधर से भी आएगा। तो कुछ टॉपिक हम पीछे से भी मतलब कुछ रिलेशंस हमें पीछे से उठाने पड़ेंगे ऐसे। लेकिन ये आज का जो लेक्चर है बहुत इजी है और इजीली समझ में आ जाएगा आई होप। तो आप सारा वीडियो पूरा का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर जाएं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ के साथ। ओम्स लॉ आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने डिस्कस की हुई है, एक फार्मूला और एक डेफिनेशन। इसको आज हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे कि ओम्स लॉ प्रॉपरली होता क्या है आपका। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है पहले हम वो लिख देते हैं। इफ द फिजिकल कंडीशंस इफ द फिजिकल conditions of the conductor और फिजिकल कंडीशंस में आता है आपका टेम्परेचर, स्ट्रेस, स्ट्रेन। ये चीज़ें आप 11th में पढ़ चुके हैं और इन्हें मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दूंगा। एक बार डेफिनेशन हम लोग कंप्लीट कर लें। डू नॉट चेंज देन करंट इन द कंडक्टर is directly is directly proportional to the potential difference across the conductor। देखिए, इसने कुछ फिजिकल कंडीशंस की बात की है। टेम्परेचर आप लोगों को सभी को पता है कि टेम्परेचर क्या होता है। तो स्ट्रेस की बात करते हैं। स्ट्रेस होता है बेटा आपका, ये 11th में आपने टॉपिक पढ़ा था, फोर्स अपॉन एरिया। कि भाई स्ट्रेस आपको चेंज नहीं करना है। एक तो टेम्परेचर चेंज नहीं करना, स्ट्रेस चेंज नहीं करना, स्ट्रेन चेंज नहीं करना। तो स्ट्रेस चेंज नहीं करेंगे क्या मतलब है कि आपका एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, फोर्स कांस्टेंट लगना चाहिए। तो अगर सिंपली बोला जाए तो आपका एरिया और फोर्स दोनों ही कांस्टेंट हो गए। और स्ट्रेन क्या हो गया? स्ट्रेन होता है बेटा आपका चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। तो
अगर वायर लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, या फिर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, या फिर वॉल्यूम के हिसाब से लिखेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यानी डायमेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए, लेंथ एरिया या वॉल्यूम जो भी आप ले रहे हैं किसी वायर के लिए, वो आपका क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आपके जो पैरामीटर्स हो गए, जो फिजिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं डेफिनेशन में, वो फिजिकल कंडीशंस हो गई हैं। ठीक है, कि ये आपके चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद भाई इसने जब कंडीशंस दे दिया कि भाई ओम्स लॉ आपका कंडीशनल हो गया, क्या क्या चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर, और क्या चीज़ चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस, एक तरीके से बोला जाए तो सीधा सीधा एरिया की बात कर सकते हैं, और क्या चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने रब कर दिया है। अगर ये चीज़ फुलफिल हो जाती है तो उसके बाद तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, कि ये बोल रहा है कि जो करंट है ना आपका कंडक्टर के क्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के। आई इलेक्ट्रिक करंट हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल डिफरेंस। एक लेक्चर बनाया था मैंने, डिफरेंट मतलब कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर आपको बेसिक डिफरेंस नहीं पता तो उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो जो करंट है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया पोटेंशियल डिफरेंस की, वी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसको हम वी डायरेक्टली टू आई भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट हमने इसे आर लिख लिया, वी इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया है, v इज इक्वल टू आर आई। इसे आप और कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू आई आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ये होता है ओम्स लॉ का। इसमें आपका जो आर है, वेयर आर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, वी अपॉन आई, और ये क्या था आपका कांस्टेंट, या फिर इसे क्या बोल देंगे हम, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, राइट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और क्या बोल सकते हैं इसे, इसे बोल सकते हैं हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कि ये रेजिस्टेंस है कंडक्टर का। तो यहीं पे मैं आपको रेजिस्टेंस डिफाइन किए देता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, येलो कलर से रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी जा रही है। तो ये क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी of conductor by virtue of which it opposes the flow of charge। तो ये किसका डेफिनेशन है बेटा, रेजिस्टेंस का। ये कहता है कि प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, बाय विच ऑफ विच, जिसके द्वारा ये क्या करता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज उसके अंदर फ्लो कर रहा है उसको अपोज करेगा। इट्स लाइक ए स्पीड ब्रेकर, जो आपकी सड़क होती है उस पर स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, तो व्हीकल्स को, जो आपके वाहन चलते हैं व्हीकल्स, उन्हें आप चार्ज समझ लीजिए, जैसे ही ब्रेकर आएगा तो उनका स्पीड डाउन होगा। तो ब्रेकर क्या कर रहे हैं, जो आपके व्हीकल उनके स्पीड को अपोज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप एक कोरिलेट कर सकते हैं जनरल लाइफ से, कि रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी हो गया, जिससे वो क्या करेगा कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। इन अदर वर्ड्स हम क्या समझ सकते हैं, अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें चार्ज कम फ्लो करेगा, और चार्ज कम फ्लो करेगा तो करंट भी कम आएगा।
अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है तो जो फ्लो ऑफ चार्ज रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और जितना ज़्यादा चार्ज आपका फ्लो करेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, करंट रहेगा। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है बेटा, इसका जो यूनिट होता है, यूनिट वो क्या होता है, ओम। ये ऊपर इसका सिंबल है, ये ओम हो गया, राइट। तो इसके बाद जो एक तो हो गया ओम्स लॉ, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, कि ये फॉर्मूला आया किस तरीके से, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे हम पिछले टॉपिक से एक रिलेशन ले लेते हैं, इसका लिंक भी, जो लिंक अभी हम इक्वेशन लिख रहे हैं, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया है तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, और एज वी नो दैट वी डी इज इक्वल टू कितना होता है, ई टू अपॉन एम, ये होता है, ठीक है। ये भी पिछले लेक्चर्स में है, जितने भी मैं यहाँ पे इक्वेशंस यूज़ करने वाला हूँ जो हम पिछले लेक्चर से ले रहे हैं, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो वी डी की वैल्यू आप पुट करिए, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई ए, और वी डी का वैल्यू कितना पुट करा आपने, ये पुट करा है ई टू अपॉन एम। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या आ गया, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ए टू अपॉन एम इंटू ई, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। एक ई का वैल्यू भी होता है ऑल्सो, ई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन एल। अगर कंडक्टर के अक्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस है और उस कंडक्टर का लेंथ एल है, तो ये आपका, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, एक हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में, तो वहाँ आया था आपका ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो माइनस साइन तो सिर्फ डिक्रीज बताता था कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो माइनस साइन छोड़ दीजिए आप। तो डी वी को अगर ओपन करेंगे तो वी टू माइनस वी वन सॉरी, और आर टू माइनस आर वन। तो पोटेंशियल में से पोटेंशियल घटाएंगे पोटेंशियल, और डिस्टेंस में से डिस्टेंस, तो ये आर की जगह हमने एल ले लिया, तो यहाँ से आपका ये फार्मूला आया है, ठीक है। तो इसको रब किए देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हैं या फिर बार बार स्टेप्स को देख सकते हैं, आ जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। तो ये वाली वैल्यू आप पुट करिए इसमें थर्ड इक्वेशन में, फोर्थ जो वैल्यू है आप थर्ड इक्वेशन में पुट करिए, आई इज इक्वल टू हाउ मच, एन ई स्क्वेयर ए टू अपॉन एम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वी अपॉन एल। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन आ गया है, वो आ गया है, ओहो सॉरी ब्लैक हो गया कलर, देखिए आई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, देखिए एन ई स्क्वेयर ए टू एम एल, और ये भी ब्रैकेट के बाहर ले लिया है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं इनको लेफ्ट में आई की तरफ लेके जाइए, तो हो जाएगा वी इज इक्वल टू एम एल, इधर जाएगा तो लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो ऊपर आ जाएगा एम एल अपॉन में एन ई स्क्वेयर ए टू, और इन टू में आई। अभी जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं वो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं, इसको मैं आर लिखे देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, आर। ओहो ये तो इरेज हो गया है, कोई बात नहीं, आप दोबारा उसको देख लीजिए। मैं यहाँ पे
फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या आया था, हमारे पास फॉर्मूला आया था V इज इक्वल टू ml अपॉन n स्क्वेयर A2 इंटू आई, ये फॉर्मूला आया था। तो ये जो ब्रैकेट में आपकी टर्म्स हैं ये बेटा रेजिस्टेंस है आपका R, ठीक है। ये R कैसे है मैं वो बता देता हूँ। ये कांस्टेंट है आपका, इसलिए यहाँ पे R लिखा गया है। ये जो चीज़ है कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है, M देखिए, M आपका मास हो गया, ये फिक्स रहेगा मास आपका। L लेंथ, लेंथ भी आपका फिक्स था, फिजिकल कंडीशंस में दे रखा था। N आपका होता है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल भी आपका चेंज नहीं होना था भाई। एक बार आप मान लीजिए आपने एल्यूमिनियम यूज़ किया तो एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे। E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स रहेगा आपका। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने बोला था कि आपका स्ट्रेस जो है फिक्स रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 2 आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो रिलैक्सेशन टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता था, और टेम्परेचर हमने फिक्स कर रखा है तो इसलिए ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के अंदर आपकी जितनी भी चीज़ें ये सारी कांस्टेंट हैं, और उनका मैंने उनकी पहचान भी मैंने लिख दी है यहाँ पर कि उनका क्या क्या नाम है, आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपका डिडक्शन हो गया ओम्स लॉ का, कि भाई इस तरीके से आपका ओम्स लॉ निकल के आया है, ठीक है। तो अब बात आती है कि आर जो है आपका, आर आपका कितना निकला है देखिए। आर आपका निकला है, वेयर आर की वैल्यू होगी ml अपॉन n स्क्वेयर A2, ठीक है। तो अब डिपेंडेंस देखिए इसकी, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं भाई। मास तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, उस पर तो डिपेंड करेगा नहीं। हाँ, लेंथ आप कंडक्टर का वैरी कर सकते हैं। तो एक तो डिपेंडेंस आएगी उसकी लेंथ पर, किसकी, रेजिस्टेंस की, ओके। दूसरा एन, एन मैंने क्या बताया था, नेचर ऑफ मटेरियल, तो इस पे भी डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि वेरिएबल्स हो सकते हैं भाई। मास और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो हम कभी भी वेरिएबल नहीं कर सकते उनको भाई। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स रहेगा, ये जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो फिक्स रहेगा हमेशा। चार्ज जो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। लेंथ देखिए, लेंथ तो कंडक्टर के हम कुछ भी ले सकते हैं, और कंडक्टर का मटेरियल कभी हो सकता है एल्यूमिनियम ले लिया, फिर हो सकता है कॉपर ले लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। टेम्परेचर हो सकता है 30 ले लें, 40 ले लें, या 50 डिग्री सेल्सियस ले लें। तो एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ मटेरियल। लेंथ हो गया, एन हो गया, और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और लास्ट क्या बचा, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं कि आपका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये आपके एग्जाम में एक एक नंबर में या 2 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है।